तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड। तो आज हम पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। कल हमने पढ़ा था, डिटेल डिस्क्रिप्शन की थी, डिस्क्राइब किया था हमने केमिकल बॉन्ड को। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एलिमेंट क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एलिमेंट अपनी ऑक्टेट किस तरीके से पूरी करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन्स में कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये हमने पढ़ा था। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए कि भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। एक मैं पॉइंट आउट करूंगा कि आप जनरली मिस्टेक करते हो कि उसकी डेफिनेशन आप यानी उसकी कंडीशन में डेफिनेशन में बता देते हो, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, आयनिक रिएक्शंस फास्ट क्यों होते हैं, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल की होने की वजह से ये आइसोमरिज्म क्यों नहीं शो करते, आयनिक कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होती हैं, और आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो उनकी स्ट्रेंथ किस में मेजर करते हैं, लेटाइस एनर्जी क्या होती है, कौन से फैक्टर हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं, कितने स्टेप्स में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन द शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो हम लेट्स स्टार्ट के पहली बात कि आयनिक बॉन्ड क्या है। फिर हम ये भी सीखेंगे कि आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्यों बनता है, जो नॉन मेटल क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात ये है कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। अब देखिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए वी शुड हैव टू काइंड ऑफ एलिमेंट्स। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट हो। कौन से एलिमेंट हो? एक जो एलिमेंट है वो मेटल होना चाहिए, यानी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए वी शुड हैव टू एलिमेंट्स, वन शुड बी मेटल, अदर शुड बी नॉन मेटल। एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। फिर जल्दी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई मेटल और नॉन मेटल क्यों? इस वजह से कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो पॉजिटिव आयन जो है वो मेटल्स बनाते हैं, नेगेटिव आयन्स जो है वो नॉन मेटल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हमें ये भी डिस्कस करनी है। भाई मेटल्स ही और नॉन मेटल्स ही क्यों? क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव आयन और चाहिए नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब बन जाएंगे तो ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, और इन आयन्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो पहली बात, मेटल इसलिए कि नॉर्मली इनका लार्ज रेडियाई होता है, इनका रेडियस जो है वो लार्ज होता है, यानी नॉर्मली इनका रेडियस क्या होता है, लार्ज होता है। यानी इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से, मिड पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस से दूर होता है। तो आर जो है इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो इनका स्मॉल रेडिया होता है, स्मॉल रेडिया। मतलब क्या हुआ कि इनका स्मॉल रेडिया होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कम डिस्टेंस पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन दूर है, इलेक्ट्रॉन नजदीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, कम होगी। अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। जितना ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, उतना इसको आयनाइज करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इनका इलेक्ट्रॉन जो है दूर होता है, इनकी जो क्या होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल लो का मतलब क्या है कि हम थोड़ी ही एनर्जी देंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हम जब थोड़ी ही एनर्जी देंगे किसी मेटल को तो वो आयनाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़ी एनर्जी पे, और पॉजिटिव आयन बनाएंगे। वही तो हमें चाहिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। इनका लो आईपी होता है। लो आईपी की वजह से क्या होगा कि लो आईपी की वजह से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर होगा, एन कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा।
What is the metallic character or electropositivity? The ability of an atom to lose electron. कि how easily an element loss an electron. एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो जितना आईपी कम होगा तो मेटल कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा. तो मेटल्स जो है लार्ज रेडिया की वजह से, लो आईपी की वजह से क्या करेंगे, जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं. जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेंगे, फॉर्म केटाइंस. तो ये केटाइंस बनाएंगे, यानी पॉजिटिव आयन बनाएंगे. और जो पॉजिटिव आयन बनेगा वो बनेगा आपका गैस स्टेट में. वो बनेगा किस स्टेट में, गैस स्टेट में बनेगा. सिमिलरली अब इस साइड पे क्या सीन होगा कि भाई स्मॉलर रेडियाई की वजह से, स्मॉलर रेडियाई की वजह से क्या होगा, स्मॉलर रेडियाई की वजह से होगा कि इनका इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है. टाइटली बाउंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेंगे, ये डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे इंस्टेड ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो ये फैक्टर जो है इसमें और इसमें चेंज होता है. तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होने की वजह से ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होता है, खींच के फिर क्या करते हैं कि अपने आप में एंटर कर लेते हैं. तो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये जितनी ज्यादा होगी उतना ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा. किसका, नॉन मेटल का. तो नॉन मेटल क्या करता है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खुद में क्या करेगा, ऐड करेगा. ठीक है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने अंदर डाल दिया. ठीक है, खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब ये देखिए इन दोनों चीजों में फर्क है. फर्क क्या है, खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, बल्कि आप खुद में ऐड ना करना. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि आप किसी दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद खुद में ऐड कर लेते हो. तो जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा, नया इलेक्ट्रॉन मान लें कि ये नया इलेक्ट्रॉन है जो आया न्यूक्लियस में, ये वाला, इसको ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो अट्रैक्टिव फोर्स से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. इस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज व्हाट, कि मेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम में आया, उसने नेगेटिव आयन बनाया, उससे एनर्जी जो रिलीज हुई उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, इस वजह से क्या बनेगा, फॉर्म नेगेटिव आयन, फॉर्म एनाइन. ये एनाइन बनाएंगे, फॉर्म एनाइन. ठीक है, एनाइन भी किस स्टेट में बनेगा, एनाइन भी आपका गैस स्टेट में बनेगा. एनाइन भी आपका गैस स्टेट में बनेगा. एनाइन भी आपका गैस स्टेट में बनेगा. ठीक है, तो एनाइन आपका गैस स्टेट में बन गया. अब इस साइड पे क्या बना है, इस साइड पे बना था, मान लें कि सोडियम आयन बनाया हमने, पॉजिटिव आयन. तो सोडियम आयन किस स्टेट में बना है, सोडियम आयन गैस स्टेट में बना है. फॉर द सेम रीजन अगर इस साइड पे हमने क्लोराइड आयन बनाया, क्लोराइड आयन भी किस स्टेट में बना है, गैस स्टेट में बना है. तो जब दोनों गैसियस आयन क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब दोनों गैसियस आयन एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, उस फोर्स को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड. फोर्स को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे. तो ये सारी बातें समझ आ गई. तो मैंने आपको बिल्कुल जो है कॉन्सेप्चुअली बताया कि हम ये बॉन्ड जो है मेटल के बीच में और नॉन मेटल के बीच में बनता है. क्यों बनता है, एक एक बात मैंने आपको बताई. इज देयर एनी डाउट रिमेंड येट? अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ूं. वॉचिंग योर कमेंट्स. इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्लियर, इस बार को क्लियर है, मैं को भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ओके, ठीक है. तो बढ़ते हैं रिटन मटेरियल की तरफ. पहली बात, इसको वाल्टर कोसेल, डब्ल्यू कोसेल इंट्रोड्यूस करवाया था. डब्ल्यू कोसेल और जीएन लेविस दोनों साथ काम करते थे. एक ने आयनिक बॉन्ड का क्रेडिट लिया, दूसरे ने जो है क्या लिया, दूसरे ने कोवेलेंट बॉन्ड का क्रेडिट. अकॉर्डिंग टू हिम, इसका मानना था कि हमने पढ़े थे ना कि एलिमेंट 3 तरीकों से ऑक्टेट पूरी करते हैं. एक ऐसे टाइप के एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, वो मेटल्स होते हैं. एक ऐसे टाइप के एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो नॉन मेटल्स हैं. और एक ऐसे टाइप के एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो आपके नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं. खाली मेटल तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और शेयर भी करते हैं. खाली नॉन मेटल्स ओनली शेयरिंग, नो लूजिंग. ठीक है, अगर नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, पर लूज नहीं करेगा. ये चीजें
तो अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्स अपनी ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन लॉस करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरी कर सकते हैं। एलिमेंट अपनी ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन लॉस करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरी कर सकते हैं। उसके बाद दिस बॉन्ड इज फाउंड बाय कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो यानी दो किस्म के एटम होंगे, एक एटम ऐसा है जैसे मान लें सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम ने क्या किया, सोडियम के पास ये जो इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल वाला, ये K L M शेल वाला इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, इसको दे दिया, इसको दे दिया क्लोराइड को। अब सोडियम की पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 281, इसकी थी 287। तो जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम की ऑक्टेट देखें पूरी हो गई। तो सोडियम आयन के पास देखें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 4 6 8। तो इसने अपनी ऑक्टेट कैसे पूरी की, इलेक्ट्रॉन देके। इसने कैसे पूरी की, इलेक्ट्रॉन लेके, ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है, 2 4 6 8, इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई। तो इसने इलेक्ट्रॉन ले दे के अपनी ऑक्टेट पूरी की, इसने लेके। तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। दूसरी बात, दिस बॉन्ड इज जनरली फाउंड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ 1A 2A 3A और नॉन मेटल्स ऑफ 5A 6A। 1A क्यों, इनके आखिरी शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनके आखिरी शेल में 2 होते हैं, इनके आखिरी शेल में 3 होते हैं, इनके आखिरी शेल में 5 होते हैं, 6 होते हैं एंड 7 होते हैं। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है ऑक्टेट पूरी करने के लिए इनके पास 2 चॉइसेस हैं। इस एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इट हैज 2 चॉइसेस, यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो देयर आर 2 चॉइसेस कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरी करे या एक इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट पूरी करे। अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट पूरी करे या 7 लेके। तो इजी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इजी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक लूज करेगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट जिनके पास 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 बनाएगा, +2 बनाएगा, +3 बनाएगा, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 बनाएगा, -2 बनाएगा, -1 बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है। यहां तक हमने सीखा, क्या सीखा हमने कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं, उनके पॉसिबल रीजंस हमने पढ़े कि मेटल क्यों बनाते हैं, नॉन मेटल क्यों बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जनरली जो है 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, 3A ग्रुप, 5A ग्रुप, 6A ग्रुप, 7A ग्रुप ये बनाते हैं, क्यों बनाते हैं उसका रीजन भी हमने पढ़ा। अभी बात ये है कि अगर 1A 2A 3A 5A 6A 7A इनके अलावा कोई दूसरे एलिमेंट आपस में जो है बॉन्ड बनाते हैं तो फिर हमें एक एडिशनल चीज देखनी पड़ेगी। इनमें भी देखनी पड़ती है पर उनमें जरूर देखनी पड़ेगी अगर आपका मेटल ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है और वो किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक नेसेसरी कंडीशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स शुड बी लार्जर देन 7। अगर दो एलिमेंट है, if electronegativity difference of bonded atom is greater than 1.7 तो बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक होगा। if less than 1.7 तो बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट होगा। if equal to 1.7 बॉन्ड क्या होगा, 50% कोवेलेंट एंड 50% क्या होगा, आयोनिक होगा, ठीक है। अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.5 है तो बॉन्ड आपका पोलर कोवेलेंट होगा, पोलर कोवेलेंट होगा, ठीक है। अगर लेस देन 0.5 है तो बॉन्ड आपका क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से नेचर ऑफ बॉन्ड का पता लगा सकते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड का पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड मौजूद है एटम्स के दरमियान। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिसाइड करेगा कि एटम्स के दरमियान बॉन्ड कैसा है। द एटम दैट लूज इलेक्ट्रॉन शुड हैव लार्ज रेडियाई, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये अभी हमने डिस्कस किया कि क्यों मेटल्स लॉस करते हैं, इन रीजंस की वजह से, और जो गेन करेगा उसका स्मॉल रेडिया और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। दिस इज द की थिंग। एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है, ये एबिलिटी एंटायरली डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर दूसरे जो है रिलेटेड फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सच एज एटॉमिक रेडियाई हो गया, सच एज न्यूक्लियर चार्ज हो गई, तो ये फिर दूसरे फैक्टर हो गए। पर की फीचर ये है
कि एलिमेंट को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, नेगेटिव आयन बनाने के लिए, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करने के लिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? जहां तक क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। जहां तक क्लियर है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, एन एलिमेंट विथ लो आईपी लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं डेफिनेशन पे। क्या हुआ कि भाई एक बना सोडियम आयन, वो भी बना किस में, गैस स्टेट में। दूसरा बना क्लोराइड आयन, वो भी बना किस स्टेट में, गैस स्टेट में। अब गैस स्टेट में आयन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। पहले में घूमते घूमते एक दूसरे के नजदीक आ गए, जैसे नजदीक आएंगे तो नेचुरली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो ये गैस से क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, ये सॉलिड हो जाएंगे। सॉलिड होंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, उसको लेटाइस एनर्जी कहेंगे। आगे देख सकते। तो आयनिक बांड क्या होता है? देखिए, हम अक्सर ये बताते हैं कि आयनिक बांड, अगर आपसे कोई पूछ ले, हम ये बताते हैं कि अ बांड फाउंड बाय द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बांड। ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर ये डेफिनेशन नहीं, ये कंडीशन है कि आपका, हम कहते हैं कि एक बांड फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बांड। तो बांड की डेफिनेशन ये होती है, बांड की डेफिनेशन ये होती है कि अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड टू एटम्स आर आयंस टुगेदर। तो इस डेफिनेशन में कंप्लीट शिफ्टिंग में और शेयरिंग में कहीं पे भी अट्रैक्टिव फोर्स का जो स्मेल है वो नहीं आ रही। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट होल्ड टू और मोर आयंस टुगेदर, उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बांड कहेंगे। तो यही मैंने डेफिनेशन की है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट होल्ड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, टू नहीं मोर देन टू भी हो सकते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बांड कहेंगे। और आयनिक बांड कितना मजबूत होगा? अब देखिए, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट नेगेटिव चार्जेस, ऑलरेडी इनमें जो स्ट्रांग फोर्स होगी, तो जब ये एक दूसरे को गैस स्टेट से अट्रैक्ट करके जब ये सॉलिडिफाई होते हैं, जब खुद को थ्री डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज करते हैं, जब थ्री डायमेंशनल पैटर्न में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वहां से एनर्जी रिलीज होती है, वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बांड एनर्जी कहते हैं। यहां पे लेटाइस एनर्जी कहेंगे इन केस ऑफ आयनिक बांड। जब लेटाइस बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, लेटाइस एनर्जी कहेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बांड जो है, इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स लेटाइस एनर्जी। तो अगर लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, अगर लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, आयनिक बांड मजबूत होगा। अगर बांड एनर्जी ज्यादा होगी, अगर बांड एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर कोवेलेंट बांड स्ट्रांग होगा। तो यहां हम आयनिक बांड की बात करें। ठीक है, तो लार्जर द लेटाइस एनर्जी द स्ट्रांग विल बी आयनिक बांड। लेटाइस एनर्जी डिक्रीजेज विथ आयनिक रेडिया। इसको अगर मैं करूं तो थोड़ा सा ये कुछ फैक्टर्स हैं, उसको देख लें जरा। कि लेटाइस एनर्जी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडिया। आयोनिक रेडिया, if magnitude of charge is constant, magnitude of charge is constant, कि अगर हमारे पास जो आयन हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी +1 +-1 वाले हैं, तो सब पे +1 -1 है, तो फिर लेटाइस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आयनिक रेडिया से। इस हिसाब से अगर हम ट्रेंड लिखें तो क्या होगा कि लिथियम क्लोराइड जो है, इसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी सोडियम क्लोराइड से, इसकी ज्यादा होगी किससे, पोटेशियम क्लोराइड से, इसकी ज्यादा होगी रुबिडियम क्लोराइड से, इसकी ज्यादा होगी सीजियम क्लोराइड से। क्यों? क्योंकि एनाइन तो सब में सेम है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी सब में सेम है, सब में +1 -1 +1 -1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। तो लिथियम आयन जो है वो छोटे से छोटा, पोटेशियम उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, एंड सो ऑन। इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, तो लेटाइस एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेटाइस एनर्जी ग्रुप के अंदर फॉर द सेम एनाइन कम होती जाएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है
कि लेटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि जैसे जैसे, ठीक है, फॉर सेम एनाइन, तो अगर हमारा एनाइन सेम है, ठीक है, एनाइन सेम ही है, जैसे क्लोराइड ले लें, फ्लोराइड ले लें, ऑक्साइड ले लें, ठीक है, तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव आइन +1 से +2 होगा, +2 से +3 होगा, तो लेटाइस एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक, आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे जरा फोकस करें, तो +1 -1 +2 -1 इंटू 2 +3 -1 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 3, तो आप नोट करें, क्योंकि इन आइंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, कूलम्बिक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो नंबर ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है, तो जितनी चार्जेस बढ़ाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी। तो साइन क्या लिखना चाहिए कि इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम है, इससे इसकी एनर्जी कम होगी इससे। अब यहाँ पे साइज का भी रोल है, तो सोडियम आइन जो है वो बड़ा होगा और आपका मैग्नीशियम आइन जो है वो इससे छोटा होगा, डबल पॉजिटिव वाला, और एल्यूमिनियम और छोटा होगा, +3 वाला। तो आयनिक रेडियस भी कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रही है, और अपोजिट चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अदर और में कहें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की लेटाइस एनर्जी ज्यादा हो। दूसरा क्या रिलेशन है, हार्डनेस, आयनिक कंपाउंड कितना हार्ड होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटाइस एनर्जी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटाइस एनर्जी। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स किसके बराबर होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटाइस एनर्जी, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, कंपाउंड हार्ड होगा, ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, क्योंकि हम कोहेसिव फोर्स की बात करें तो जिसकी कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, देख लें एक मरतबा, क्लियर है। ये भी हो गया, मोर लेटाइस एंड ओनली दोज कंपाउंड्स, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि पानी में वही कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं, पानी में वही कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटाइस एनर्जी से ज्यादा होगी या कम होगी, जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटाइस एनर्जी से ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा होगी तो वो पानी में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, ठीक है, आयनिक बॉन्ड 3 स्टेप्स में बनता है, आयनिक बॉन्ड 3 स्टेप्स में बनता है। कौन से 3 स्टेप्स, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन केटाइन को बनाना, दूसरा स्टेप होता है एनाइन यानी नेगेटिव आयन को बनाना। पॉजिटिव आयन भी गैस स्टेट में बनता है, नेगेटिव आयन भी गैस स्टेट में बनता है। जब ये गैस स्टेट में आयन से एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगी, उसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जब आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, स्टेब्लिश होगी, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। केटाइन बनाने के लिए एटम को आयनाइज करना पड़ेगा। एटम को आयनाइज करने के लिए हम उतनी एनर्जी देंगे जितना उसका आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जितना उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो सोडियम को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 495 किलो जूल पर मोल। तो जब हम सोडियम में इतनी एनर्जी देंगे तो सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल से निकल जाएगा और सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। किस स्टेट में मिलेगा हमें मिलेगा गैस स्टेट। तो इस तरह से ये स्टेप एंडोथर्मिक होता है क्योंकि हमने एनर्जी दे के आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहां भी वही हुआ है कि हमने इतनी एनर्जी दी सोडियम को, उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो क्लोरीन नॉन मेटल होता है इस वजह से
क्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। गेन करेगा तो सोडियम की पहले कॉन्फ़िगरेशन थी बिफोर लूजिंग इलेक्ट्रॉन 281, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गई 28। क्लोरीन की बिफोर कॉन्फ़िगरेशन थी 287, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इसने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी ऑक्टेट भी पूरी हो गई। इसकी ऑक्टेट पूरी हुई कैसे, लूजिंग इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसकी कैसे हुई, गेनिंग इलेक्ट्रॉन से। तो इसने अपना काम किया, इसने अपना काम किया। इसने लॉस क्यों किया, आईपी लो थी। इसने गेन क्यों किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई थी। अब दोनों ने, एक ने पॉजिटिव आयन बना दिया, दूसरे नेगेटिव आयन। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि हमने रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी दी थी, यानी रिएक्टेंट में एनर्जी दी थी तभी प्रोडक्ट बनी। इस रिएक्शन में देखें कि प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी बनी है, यानी यहां पे क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। क्या हो रहा है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, प्रोसेस एक्सोथर्मिक। देखिए एंडो और एक्सो को डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं। या तो रिएक्शन के सामने डेल्टा एच इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव वैल्यू होता है, या डेल्टा एच इज इक्वल टू कोई नेगेटिव वैल्यू होता है एक्सो में। या दूसरा तरीका यह है कि आप रिएक्टेंट में एनर्जी देते हो, यानी सिस्टम में एनर्जी आपने दी तभी प्रोडक्ट बनी, एंडोथर्मिक। रिएक्शन बनके उसने प्रोडक्ट बनाई, रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बनी, उसके साथ एनर्जी बनी है, तो वो सिस्टम से कहां जाएगी, सराउंडिंग में। ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। पहला स्टेप एंडोथर्मिक, दूसरा स्टेप एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव गैस आइन बना, यहाँ पे पॉजिटिव भी गैस आइन बना। अब ये मेले में घूमते घूमते पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन जब कहीं गैस स्टेट में एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो एक पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी। उस फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। और ये जो गैसियस आइंस हैं, ये खुद को 3 डायमेंशनल पैटर्न में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, यानी लेटाइस बनाएंगे। तो जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होके जब बन जाता है, तो 1 मोल जो 2 मोल आइंस हैं उनके दरमियान क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तब जाके 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी 1 मोल पॉजिटिव आइन 1 मोल नेगेटिव आइन। इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, वहां से एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको लेटाइस एनर्जी। तो सोडियम क्लोराइड की लेटाइस एनर्जी क्या है, 788। यहां तक क्लियर है कि सोडियम क्लोराइड या कोई भी आयनिक कंपाउंड 3 स्टेप में बनेगा। ये क्लियर है बेटा, ये क्लियर है। तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहली बात, अब इतना तो हम भी बता सकते हैं कि एक पॉजिटिव आइन है, एक नेगेटिव आइन है, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है, और इनकी जो कोहेसिव फोर्स है वो इंटर आयनिक फोर्स है। इनकी कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, आयनिक बॉन्ड ही इनकी जो है कोहेसिव फोर्स है। तो ये फोर्स स्ट्रांग होती है, इसी वजह से जितने भी नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब सॉलिड्स होते हैं। तो ऑल नॉन आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज उनकी जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। दूसरी बात, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। अब क्योंकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है, टाइटली फोर्स होगी, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये क्या होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है। तो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, और जो हार्डनेस है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी आपकी ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो हार्डनेस भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी लिथियम क्लोराइड 1A ग्रुप के क्लोराइड्स में सबसे ज्यादा हार्ड होगा, और रुबिडियम और सीजियम क्लोराइड क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। देखिए जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं भाई क्लोरीन, ठीक है, तो ये क्लोरीन बिल्कुल इसी तरह से सेपरेट यूनिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम लिखते हैं वाटर, तो वाटर बिल्कुल इसी तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा वाटर इसी तरह से एग्जिस्ट करेगा, यानी कि दे आर सेपरेट एग्जिस्टिंग यूनिट्स, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 सोडियम आयन इज नॉट कनेक्टेड टू ओनली 1 क्लोराइड आयन। तो आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से कनेक्टेड नहीं होता, ये एक पूरा 3 डायमेंशन पैटर्न होता है, नेटवर्क होता है। तो क्लोराइड आयन जो है इसको कहीं से भी क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। नॉर्मली एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं,
फिर 6 क्लोराइड को 6 सोडियम आइन सराउंड करेंगे तो ओवरऑल जो रेशो बनेगा 1:1 बनेगा, जो फार्मूला यूनिट या एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते। अगर ये मॉलिक्यूल बनाते तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती, हाई होती, पर क्योंकि इनमें जो कोहेसिव फोर्स है वो तो स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेज हैं, ठीक है, इस वजह से ये क्या होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है और ये हार्ड होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनकी अट्रैक्टिव फोर्स कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। अब देखिए कंडक्टर होने के लिए एक चीज जरूरी है, वो है कि चार्जेस मूव करें। तो जब ये सॉलिड होते हैं तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, पर वो चार्जेस फ्लो नहीं कर रही, वो चार्जेस मूव नहीं कर रही। अगर वो चार्जेस मूव नहीं करेंगी तो आपका ये कंपाउंड क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। तो आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। एनी प्रॉब्लम इन दिस पेज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन-पोलर सॉल्वेंट। अब देखें सॉल्युबिलिटी की कंडीशन थी, सॉल्युबिलिटी की एक कंडीशन है। हाँ हाँ हमजा, ये रेशियो जो है ना 20:10 नहीं हो सकता, इसको सिंप्लीफाई करो। तो सॉल्युबिलिटी की हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लेटाइज से तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अगर लेटाइज ज्यादा होगी हाइड्रेशन से, कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। इस पे क्वेश्चन पूछता हूं, पर बिकॉज ऑफ देयर नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। आयनिक बॉन्ड जो है उसका जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, अब क्योंकि आयनिक बॉन्ड में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होती, इस वजह से इनको नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर की वजह से ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कोवेलेंट बॉन्ड रिजिड और डायरेक्शनल होता है, कोवेलेंट बॉन्ड रिजिड और डायरेक्शनल होता है, इस वजह से वो क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। As ionic compounds are mostly crystalline solids, hence they show properties of crystalline solids like isomorphism, polymorphism, anisotropy, जो भी crystalline solid की प्रॉपर्टी वो शो करेंगे। An ionic compound cannot be homoatomic, कभी भी आयनिक कंपाउंड दो सेम एटम्स का नहीं हो सकता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस इतना चाहिए और इतने डिफरेंस वाले सेम तो नहीं हो सकते, तो हमेशा डिफरेंट एलिमेंट बनाएंगे। द एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज स्टडीड बाय बॉर्न हैबर साइकिल और थर्मोकेमिकल साइकिल। ये हमारी टॉपिक है, आगे चल के पढ़िए बेटा।